हाय एवरीवन। जैसा कि थंबनेल देखकर आपको पता लग गया होगा, आज हम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए साइबर एथिक्स चैप्टर के टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। जितना क्वेश्चन इस वीडियो में आपको करवाया जाएगा वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी होगा। आपका अभी तक अगर प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप सिर्फ हमारे वीडियोस को फॉलो कर लीजिए, जिसे आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते ही बनाया गया है। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट पिक आउट द ऑप्शन दैट इज नॉट टाइप ऑफ पैराग्रिज्म। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो पैराग्रिज्म में नहीं आता है? एडिंग न्यू कंटेंट, घोस्ट राइटर और फोटोकॉपी। तो इसका आंसर होगा एडिंग न्यू कंटेंट। सेकंड क्वेश्चन है, यू फाइंड ए न्यू आइडिया इन एन आर्टिकल दैट यू यूज इन योर पेपर। You do not cite the source because you rephrased the wording. Is this a plagiarism? कह रहा है कि आपने एक न्यू आइडिया खोजा है एक आर्टिकल के लिए जो कि आप अपने पेपर में यूज करने वाले हो। आपने इसके सोर्स के बारे में कोई भी साइटेशन नहीं दिया है, क्योंकि आपने इसको रिफ्रेश किया है, मतलब इसके वर्ड्स को क्या किया है, चेंज किया है। तो क्या ये पैराग्रिज्म होगा? तो हाँ, ये एक तरह का पैराग्रिज्म ही है। ठीक है? क्यों पैराग्रिज्म है? क्योंकि इसमें आपने जिस भी सोर्स का यूज किया है उसके बारे में आपने कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 3, if a company has a privacy policy on its website, it cannot share my personal information with advertiser. अगर कंपनी का एक प्राइवेसी पॉलिसी है वेबसाइट पे तो वो मेरे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकता है। तो ये फॉल्स है। प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकता। वो डिपेंड करता है उसके टर्म एंड कंडीशन में, जो कि उसके प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है। फोर्थ है, व्हाट इज पेटेंट? व्हाट इज द टर्म ऑफ पेटेंट? Patent is termed as the exclusionary right given by the government or the authorized authority to its inventor for a particular duration of time. पेटेंट एक तरीका का वो अधिकार है जो कि इन्वेंटर को दिया जाता है उसके इन्वेंशन पे। ज्यादातर ये टर्म जो होता है पेटेंट का वो 20 साल का होता है। आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म पैलाग्रिज्म एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लियरली ब्रिंगिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू। मतलब आपको पैराग्रिज्म को डिफाइन करना है, साथ ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को भी क्या करना है, डिफाइन करना है इस तरीके से ताकि उनके बीच जो डिफरेंस है वो सही से समझ में आ जाए। बात करते हैं पैराग्रिज्म का। तो पैराग्रिज्म वो तरीका है जिससे कि किसी के विचार को, किसी के राइटिंग्स को, किसी के आइडिया को बिना उसके परमिशन के हम अपना बनाकर शो करते हैं, उसे कहते हैं पैराग्रिज्म। जबकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब हो जाता है कि जब आप किसी के अधिकार का हनन करते हो, मतलब किसी का कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो कि किसी लॉ के अंदर आता है, आप उस लॉ को क्या करते हो, तोड़ने का काम करते हो। इसमें प्लेगरिज्म भी एक है। ठीक है? इसके अलावा उसमें फोटोकॉपी हो सकता है या उसका कॉपीराइट ब्रीच इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है। ये सब आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सजेस्ट एनी टू वेज इन व्हिच प्लेगरिज्म कैन बी रिड्यूस। दो तरीके जिससे कि प्लेगरिज्म को कम किया जा सकता है। सबसे बेस्ट तरीका तो है प्लेगरिज्म का जो सबसे बेस्ट तरीका जिससे कि प्लेगरिज्म को कम कर सकते हैं वो है, एक तो ये कि लोगों को अवेयर किया जा सके पैराग्रिज्म के बारे में कि पैराग्रिज्म होता कैसे है, ताकि बच्चों को शुरुआत से पता हो कि पैराग्रिज्म क्या होता है। दूसरा है, कोर्स को इस तरह डिफाइन किया जाए ताकि पैराग्रिज्म का जो चांसेस है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। जो भी असाइनमेंट दिया जाए बच्चों को या किसी को भी, वो स्पेसिफिक हो, सही से बताया जाए। एक प्रॉपर टाइमिंग दिया जाए, ठीक है, ताकि सही समय पे वो उस असाइनमेंट को पूरा करके जमा करे और पैराग्रिज्म के चांसेस कम से कम हो। नंबर 3, what do you mean by copyright? Explain. Copyright offers exclusive right for protecting the authorship of original and creative work like dramatic, and literally in nature. कॉपीराइट का मतलब होता है वो अधिकार जो कि किसी व्यक्ति को दिया गया है उसके ओरिजिनल वर्क के ऊपर, चाहे वो कोई ड्रामा से रिलेटेड हो, चाहे कोई म्यूजिक हो, चाहे वो पोएम हो, कोई भी अगर लिटरेरी वर्क है,
उस पे जो राइट होता है उसका ओरिजिनलिटी का, उसे हम कॉपीराइट कहते हैं। व्हाट डू मीन बाय प्राइवेसी? एक्सप्लेन। प्राइवेसी इज a necessity to preserve and protect any personal information collected by an organization while carrying out online transaction। मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते वक्त किसी भी व्यक्ति का जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसे कि उस खास ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है, उसे कहते हैं लोग प्राइवेसी। ई कॉमर्स में एक इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा काफ़ी सेंसिटिव होता है, जो कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे मौजूद होता है। ठीक है, तो जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन, जब आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो आप अपने पर्सनल डिटेल को, अपने अकाउंट डिटेल को क्या करते हो, आप मेंशन करने का काम करते हो। तो जिम्मेदारी बन जाती है उस सेलर की या उस ऑर्गेनाइजेशन की, कि वो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सही से रखे, एक बेटर इनक्रिप्टेड आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, ताकि आपके डाटा का लीक होने का चांसेस कम से कम हो। नंबर 5, मिक्सचर बिटवीन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एंड फ्री सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है ना तो ओपन है और ना ही फ्रीली अवेलेबल है। सोर्स कोड जो होता है प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर का अवेलेबल नहीं होता। प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर को एक रेगुलेटेड वे में क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया जाता है, में कि ये प्रावधान होता है कि कुछ समय बाद आपको उसको क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। फ्री सॉफ्टवेयर का मतलब हुआ ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको फ्री में एक्सेस कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, साथ में उसको फ्री में यूज कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, उसके कॉपी को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। फ्री सॉफ्टवेयर के लिए किसी पेमेंट का जरूरत नहीं पड़ता। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रीवेयर एंड फ्री सॉफ्टवेयर। ज्यादातर लोग फ्रीवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर को सेम समझते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? जैसे हमने पहले पढ़ा, फ्री सॉफ्टवेयर क्या है? फ्री सॉफ्टवेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर जिसको आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो, उसमें मॉडिफाई कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो, उसके सोर्स कोड में बदलाव करके उसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। फ्री सॉफ्टवेयर का कोई चार्ज नहीं लगता। फ्रीवेयर क्या है? ठीक है, फ्रीवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो कि कुछ पैसे देके या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, ठीक है, और जो कॉपी करने के अलाउ तो करता है, ठीक है, लेकिन उसमें बदलाव का अलाउ नहीं करता, उसमें किसी कोड में आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो फ्रीवेयर जो है, ठीक है, ज़्यादातर बाइनरी फॉर्म में उसको बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बिना किसी लाइसेंसिंग फी के। ये हो गया आपका फ्रीवेयर। एग्जांपल की बात करें, जैसे कि आपको गूगल क्रोम जो है वो आपके पास फ्री में अवेलेबल है, इसको आप कॉपी कर सकते हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बट उसमें बदलाव या उसके सोर्स कोड में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। वो एग्जांपल हो जाएगा आपका फ्रीवेयर का। क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंस बिटवीन फ्री सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर अगर मेरे पास हो जाती है, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको फ्री एक्सेसिबल है, उसको फ्री में यूज कर सकते हो, उसको आप उसके कोडिंग में चेंज करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कोई भी तरह का फी आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओपन सोर्स का मतलब क्या हो गया? Open source is a means of developing and distributing software that ensures software is available for use, modification, and redistribution by anyone. Open source software can generally be downloaded for little or no monetary cost and may be used, shared, borrowed, or changed without restriction. तो open source software या open source जो भी कह लो, आप ऐसे सॉफ्टवेयर हैं इनको आप फ्री में यूज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, लगभग इसको मोस्टली बिना पैसे के ही यूज किया जाता है, वो भी इसका मॉनेटरी कॉस्ट आपको नहीं लगता। साथ ही साथ इसको आप डाउनलोड करके शेयर कर सकते हो, बोरो कर सकते किसी को दे सकते हो, ठीक है? और इसमें किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता। एग्जांपल आपका बात करें, जैसे हो गया अपाचे ऑफिस, ठीक है, क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल प्रॉपर्टी राइट? एक्सप्लेन। डिजिटल प्रॉपर्टी राइट को समझने से पहले आपको जानना जरूरी ये है कि आखिर डिजिटल प्रॉपर्टी क्या होता है। डिजिटल प्रॉपर्टी वो कोई भी प्रॉपर्टी हो सकता है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, चाहे वो आपके फोटो के फॉर्म में हो, चाहे वो आपका पीडीएफ के फॉर्म में हो, आपका कोई म्यूजिक है, कोई आपका आर्ट है, वो सब आपका डिजिटल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। तो डिजिटल प्रॉपर्टी पे जो आपका अधिकार है, कोई आपसे बिना पूछे, बिना आपसे जानकारी लिए उसका मिसयूज ना करे, उसका यूज ना करे, यही राइट होता है डिजिटल प्रॉपर्टी राइट।
डिजिटल प्रॉपर्टी राइट ऑल्सो रिफर्स टू एक्सेस एंड कंट्रोल ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। डिजिटल प्रॉपर्टी राइट का मतलब ये भी होता है कि आपसे के पास अपनी इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, उसका कंट्रोल भी आप ही के पास है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता 9 होगा यहाँ पे। व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल डिवाइड? इसका मतलब क्या होता है? डिजिटल डिवाइड refers to difference between people having easy access to internet and those who do not। बात करें तो डिजिटल डिवाइड का मतलब हुआ कि एक ऐसा वर्गीकरण जिसमें एक देश के पॉपुलेशन का एक भाग ऐसा है जिसके पास इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के एक्सेस है, और एक भाग ऐसा जिसके पास इस टेक्नोलॉजी को यूज करने का एक्सेस नहीं है। ये बताता है डिजिटल डिवाइस की किस तरीके से लोगों के बीच में रिसोर्स को लेके एक डिस्क्रिपेंसी है। मतलब कि रिसोर्स सबके पास एक जैसे अवेलेबल नहीं है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो अर्बन एरिया में इंटरनेट एक्सेस लोगों के पास ज़्यादा है, जबकि रूरल एरिया में अलग अलग कारणों से उतना एक्सेस लोगों के पास। ये एक तरीके का क्या हो गया? डिजिटल डिवाइड। डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन इंटरनेट एक्सेस पहले तो ये हो गया, जैसे मैंने बताया था कि अर्बन और रूरल में इंटरनेट एक्सेस में होता है डिफरेंस। सेकंड है सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रेस, इनकम एंड एजुकेशन। सोशियो इकोनॉमिक मतलब हो गया आपका सामाजिक और आर्थिक डिफरेंस जो होता है दोनों में। सामाजिक रूप से डिफरेंस है कि कोई हो सकता है कि अपर कास्ट से बिलोंग करता हो, कोई लो कास्ट से बिलोंग करता हो। इनकम का डिफरेंस हो सकता है उनके बीच, और साथ में पढ़ाई लिखे का एक डिफरेंस हो गया। इन सब डिफरेंस की वजह से जो एक्सेस है इंफॉर्मेशन को लेके वो दो वर्गों के बीच अलग अलग है। अगला जो है वो है डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड इमर्जिंग नेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो डेवलप्ड कंट्री है उनमें जो एक्सेस है आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेके वो ज़्यादा है, डेवलपिंग मुझसे कम। और जो इमर्जिंग नेशन है, तो जो अभी थोड़ा डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, इनिशिएट किया डेवलप करने का, उनमें उससे भी कम होता है। इससे हम देख सकते हैं एक बात कि डिजिटल डिवाइड जो है वो सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। अब आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? अब क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको आप, हमने पहले पढ़ा था इस टाइप का क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग इसको डील नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखिएगा जब भी आप आंसर लिखिएगा तो उसके क्वेश्चन में जो नंबर इंडिकेट किया गया उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर लिखिएगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हो, एक जैसे हो, और उनका वेटेज जो होता है मार्क्स का वो भी अलग अलग हो। जैसे कि मान लीजिए यही क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये क्वेश्चन जो है अगर 2 नंबर में आ गया तो क्या लिखिएगा? उसमें बस आपका दे दीजिएगा डेफिनेशन, और अगर आपके पास एग्जांपल है तो वो दे दीजिएगा, बस नाम दीजिएगा। अगर ये आता है 3 नंबर में तो अगेन जो आपका कंटेंट है मेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो क्या होता है, उसके बाद आप समझाइए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है। तो आपस में मिला हुआ है तो ये काम कर जाएगा। 5 नंबर में अगर पूछता है तो फिर आपको अपने आंसर को और ज़्यादा एलाबोरेट करने की ज़रूरत है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो इसमें पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? इसका आंसर होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वो अधिकार है जो कि एक पर्सन को दिया जाता है अपने क्रिएशन के ऊपर। और कोई व्यक्ति अपने हिसाब से कोई चीज़ क्रिएट करता है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो आपका कोई ड्रामा स्टोरी हो, चाहे वो कोई नॉवेल हो, चाहे वो पोएम हो, उस क्रिएशन के ऊपर उसका जो अधिकार है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को हम लोग अलग-अलग तरीके से क्या करते हैं, डिवाइड करने का काम करते हैं। पहला आपका कॉपीराइट। कॉपीराइट एक तरीके का आईपीआर है जो कि राइट देता है एक लिटरेरी वर्क के ऑथर को कि वो इसको अपना बता सके। वो इसके बिना कोई उसके परमिशन के बिना जो है इसका यूज़ नहीं कर सके। पेटेंट, पेटेंट एक तरह का अधिकार है अगेन जो गवर्नमेंट के द्वारा या एक ऑथोराइज आपके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है वेंडर को अपने इन्वेंशन पे कुछ वक्त के लिए। फिर आपका ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क एक सिंबल है जो किसी भी कंपनी को मिलता है जो उसको अपने राइवल कंपनी अलग दिखाने का काम करता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो आपका सर्फ एक्सेल और एरियल दोनों ही बड़ी कंपनीज हैं, दोनों एक ही जैसा बनाती है प्रोडक्ट, लेकिन इनके लोगों में क्या होता है डिफरेंस होता है। इसका आंसर एक एरियल है और एक सर्फ एक्सेल है।
ठीक इसी को कहते हैं ट्रेडमार्क। जो लोगो आप यूज कर रहे हो अपने कंपनी में, वो दूसरे से क्या चाहिए होना, अलग होना चाहिए, और कोई आपको उस ट्रेडमार्क को कॉपी नहीं करेगा। अंदर का कंटेंट हो सकता है सेम हो, बट नाम क्या रहेगा, दोनों का अलग रहेगा। ट्रेड सीक्रेट तब हुआ ऐसा कोई पैटर्न या कैसे कोई डिजाइन, कोई ऐसा सीक्रेट चीज जो कि आपको अपने राइवल कंपनी से आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसे कहते हैं ट्रेड सीक्रेट। एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए आपको कोई खाना बना रहे हैं, में आपके पास कोई स्पेशल मसाला है, तब स्पेशल मसाला को आप जो है तो रिवील नहीं कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा रिवील? कि अगर कोई आप रिवील कर दीजिएगा तो वो मसाला बना लेगा और आपसे आगे निकल जाएगा। ये आपका अधिकार है कि आप अपने ट्रेड के सीक्रेट को अपने तक ही रख सके, तो कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। नेक्स्ट आपका आता है यूटिलिटी मॉडल। यूटिलिटी मॉडल इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट फॉर प्रोटेक्टिंग द इन्वेंशन। मतलब एक तरीके का जो पेटेंट में आपको मिलता है अधिकार, वो सेम अधिकार आपको यूटिलिटी मॉडल में भी मिलता है। मतलब जो भी यूटिलिटी आप बना रहे हो, आपके द्वारा जो बनाया गया है, उस पर जो अधिकार है इसका, वो आपका है। ठीक। नेक्स्ट आपका है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन signifies to the name or sign used in reference to the product which are corresponding to a particular geographical area or somewhat related to the origin like town, region और nation। क्या टैग जिसे कहते हैं हम लोग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, ये बताता है कि वो प्रोडक्ट का नाम क्या है, वो किस एरिया से बिलोंग करता है, उसका पार्टिकुलर साइन क्या है। ये तरीका हो सकता है किसी प्रोडक्ट को एक यूनिक प्रोडक्ट के तौर पे पहचान दिलाने के लिए। इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन का मतलब होता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वो पार्ट जिसमें कि हम किसी ऑब्जेक्ट की डिजाइन के सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ चीज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए एग्जांपल के लिए, क्या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, मान लीजिए कि तीन चार कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, टाटा है, आपका मारुति है, ठीक है, वोक्सवैगन है। अब ये जो कंपनीज है, अब देखिएगा कई बार क्या होता है कि इनके जो कार्स आते हैं, लॉन्च होते हैं कार्स, उनका जो बेसिक स्पेसिफिकेशन है वो क्या होता है, सेम होता है बस, बट इनका बॉडी और नाम क्या होता है, अलग होता है। अब क्योंकि इनके अंदर का जो पार्ट्स वो तो सेम ही है, बट इनके बॉडी को क्या किया है, डिफरेंट तरीके से बनाया गया है। तो ये जो बॉडी को बनाने में जो एक नया टेक्निक यूज किया गया है, यही आपका आता है इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट के अंदर। मतलब जो टेक्निक आपने यूज किया है उस बॉडी को बनाने में, ठीक है, बॉडी को शेप को बनाने में, उसका जो राइट है, ठीक है, वो आपके पास है। ये सेम फीचर का तो कोई बना लेगा, लेकिन सेम बॉडी का और सेम स्टाइल का कोई भी सिमिलर प्रोडक्ट बना नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्पैंड द फॉलोइंग। कुछ दिए हुए हैं टर्म्स, इनको आप क्या करना है, डिफाइन करना है। पहला है ओएसएस। ओएसएस का मतलब होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसका मतलब होता है ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको आप फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, इसमें मॉडिफाई कर सकते हो, और इसको फिर इसमें आपके क्या कहते हैं, कोडिंग में चेंज करके इसको आप आगे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। तो आपको पता है फ्री एफएसएफ। एफएसएफ का मतलब होता है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो जेएनयू जीएनयू प्रोजेक्ट को क्या करता है, स्पॉन्सर करने का काम करता है। एफएसएफ रिसीव्स वेरी लिटिल फंडिंग फ्रॉम कॉर्पोरेशन और ग्रांट मेकिंग फाउंडेशन। इसको बहुत कम फंडिंग मिलता है जो ग्रांट मेकिंग फाउंडेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से। ओएसआई, ओपन सोर्स इनिशिएटिव, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और इसका मेन काम होता है कि ओपन सोर्स का जो मोटो है, ठीक है, जिसमें कि मेन आता है मोटो की सोसाइटी का आपको भला करना है और टेक्नोलॉजी को सब तक पहुंचाना है, तो इस पे काम करता है, उसे कहते हैं हम लोग ओपन सोर्स इनिशिएटिव मेथड। ओपन सोर्स इनिशिएटिव दैट इज ओएसआई। ओएसआई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, का डेडिकेशन इस बात पे है कि ओपन सोर्स का जो डिफिनेशन है या ओपन सोर्स का जो आपका सोच है, ठीक है, उसको लोगों तक पहुंचाया जा सके, एक ऐसा कम्युनिटी बिल्डअप किया जा सके जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मैक्सिमम क्या करे, यूज कर रहा हो। W3C कंसोर्टियम, ठीक है, मतलब हुआ इसका वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन ने कि वेब
कैसे काम करेगा उसके रूल को फाउंड करने का काम किया, एक स्टैंडर्ड सेट करने का काम किया। W3C एक स्टैंडर्ड बॉडी है वेब का। W3C defines and develops the protocols that ensures the universality of the web, including HTML, .xml and many others। वेब W3C डिफाइन करता है और बताता है कि कैसे कैसे प्रोटोकॉल जो होते हैं, ठीक है, वो यूज होते हैं और उनका वेब में क्या रोल है। बात करते हैं फ्लॉस का, दैट इज फ्री, लिबरे एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और इसका मतलब हुआ कि वो सॉफ्टवेयर जो कि फ्री में अवेलेबल है, साथ साथ ओपन सोर्स भी है, ये कहते हैं फ्लॉस। नेक्स्ट आपका GNU। GNU का मतलब होता है GNU नॉट यूनिक्स। मतलब GNU प्रोजेक्ट इस बात पे जोर देता है कि वो फ्री होकर काम करेगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम नहीं करेगा, ठीक है। पर्पस जो है इस प्रोजेक्ट का वो ये कि एक यूनिक्स लाइक ओएस का निर्माण कर सके जो कि एक फ्री सॉफ्टवेयर हो। अब जितने भी बाकी सॉफ्टवेयर आते हैं आपके विंडोज के, मैकिंटोश के, उन सबके लिए आपको क्या करना था, पेमेंट करना पड़ता है। जब कुछ ये लोग चाह रहे थे कि ऐसा ओएस बनाया जा सके जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो, उसको कोई भी यूज कर सके। फिर आपका आता है व्हाट डू मीन बाय फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब हो गया, फ्रॉड इज एन इंटेंशनल फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। मतलब फ्रॉड का मतलब क्या हो गया कि जब आप जानबूझकर किसी फैक्ट को तुर मरोड़ कर प्रेजेंट करने का काम कर रहे हो। फ्रॉड को हम लोग कई तरीके से देखते हैं, ऑफलाइन फ्रॉड भी होता है, ऑनलाइन फ्रॉड भी होता है। फ्रॉड का मेन होता है पर्पस कि वो अपने फ्रॉड का मेन होता है पर्पस ये कि वो अपने पर्सनल गेन के लिए फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर दे या उसको बदल के प्रेजेंट करने का काम करे। अब प्रॉफिट किस तरीके की है, तो प्रॉफिट पैसे को लेकर हो सकती है, प्रॉफिट सामान को लेकर हो सकती है, प्रॉफिट किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लेकर भी हो सकती है। फ्रॉड इन ई कॉमर्स आर कॉल्ड पेमेंट फ्रॉड। फ्रॉड खासकर जो ई कॉमर्स में होता है उसे हम देखते हैं पेमेंट फ्रॉड के रूप में। कई बार क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होते हैं, आइडेंटिटी फ्रॉड भी होता है आपका, जिससे आपका आइडेंटिटी को क्या किया जाता है, चुरा लिया जाता है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड वो हो गए जिसमें कि क्रेडिट कार्ड का आपको एक प्रलोभन देके, ठीक है, आपसे आपका पिन पिन नंबर ले लिया जाता है और उससे लोग हैकर्स होते हैं उसको क्या करते हैं, अपने लिए यूज कर लेते हैं। कुछ फ्रॉड्स जो कि ई कॉमर्स में देखने को मिलता है हमेशा, कौन कौन से है, पहला है नॉन डिलीवरी पेमेंट या मर्चेंडाइज। परचेसर जो है केवल सामान खरीद लेता है, बट वो सामान जो उसने खरीदा वो आइटम उसके पास पहुंचता नहीं है। या फिर सेलर जो होता है वो सामान बेच तो देता है, भेज देता है, लेकिन उसको बदले उसको पैसा नहीं मिलता। तो इस तरीके के दो तरीके का आपको पेमेंट फ्रॉड देखने को मिलता है, दोनों तरफ से, सेलर की तरफ से भी और आपका जो मर्चेंडाइज है, जो मर्चेंट उनकी तरफ से भी। आइडेंटिटी थेफ्ट। Identity theft occurs when a party misacquires, transfer, possesses, or uses personal information of a natural or legal person in an unauthorized manner। मतलब सिंपल बात में कहा जाए, अगर किसी भी व्यक्ति का अगर के अकाउंट के डिटेल, उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन को कोई व्यक्ति हैक कर ले, अपने लिए इस्तेमाल करे, तो आपका आइडेंटिटी थेफ्ट। नेक्स्ट आपका आता है एडवांस फी फ्रॉड। कई बार जो क्रिमिनल होते हैं वो किसी चीज को लेके एडवांस पेमेंट मांगते हैं, एडवांस फी मांगते हैं। ऐसे फ्रॉड्स भी देखने को मिलते हैं, खासकर जो बुजुर्ग होते हैं या फिर बिल्कुल नए बच्चे हैं जिनको नहीं है इन चीज़ों को लेके, वो एक जो उनका होता है प्रलोभन, फंस जाते हैं और उसमें फंस के जो है अपना पैसा वगैरह क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं। बात करें अगले इसका, अगले क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। अगेन वही बात हो गया, इसमें कई बार जो है आपको चोरी के आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाता है, उसको मिसयूज करते हैं। कई बार आपके ही थ्रू आपके एटीएम आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर लेकर आपके अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता है। तो इतने तरह के फ्रॉड्स होते हैं। तो इतने क्वेश्चन थे आपके साइबर एथिक्स के, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में जाके अपना बहुमूल्य कमेंट देना ना भूलें, और कोई भी सेशन है तो बिल्कुल आप अपना सेशन कमेंट बॉक्स के थ्रू हम तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।